क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी समझने के पहले हम थोड़े से कुछ बेसिक की पॉइंट को जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। हर वो एक्टिविटी जिसके द्वारा हम कुछ पैसों को अर्न करते हैं वो क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। और प्राइमरी एक्टिविटी को एक छोटे तौर पे ये समझ लो, कोई भी प्रारंभिक प्रोडक्टिविटी जहां पे कोई इनिशियल रूप में प्रोडक्टिविटी होती है जो अर्थ से जुड़ा हो, जो नेचर से जुड़ा हो, ऐसे एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी। रेड कॉलर, ये प्राइमरी एक्टिविटी एक ऐसा काम है, एक रेड कॉलर वर्क है। रेड कॉलर में इसमें थोड़ा रिस्क रहता है ना। और रिस्क के साथ साथ ये जो है, जैसे कि आप मान लीजिए आपने गेहूं की फसल बोई, अभी मानसून पे डिपेंड है। हो सकता है कि गेहूं की फसल खराब हो जाए। मान लो तुमने धान की फसल बोई, हो सकता है उसमें कीड़े लग जाए, है ना। तो थोड़ा सा ये रेड कलर वर्क होता है, रिस्क होता है। जैसे मान लीजिए माइनिंग, जो माइनिंग किया जाता है, रॉ मटेरियल्स को नीचे से निकाला जाता है, उसमें भी काफी रिस्क होता है। पोचिंग क्या होता है? पोचिंग भी किस में आता है? प्राइमरी एक्टिविटी में। पोचिंग का मतलब होता है किसी भी जानवर को इलीगल तरीके से मारना, है ना। वो क्या कहलाएगा? पोचिंग। जैसे पढ़िए, पोचिंग इज डिफाइंड एज अ इलीगल किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल फॉर देयर मीट, रिक्रिएशन और द रेयर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। द प्रोडक्ट इंक्लूड फॉर फर, हाइड एंड हॉर्न एटसेट्रा। तो पोचिंग में हमने क्या समझा कि इलीगल तरीके से जो किलिंग की जाती है। अब इन जानवरों को मारा क्यों जाता है? उनके मीट के लिए, है ना। अब कहोगे कि सर ये हाथी को क्यों मार दिया गया? हाथी को इसके मीट के लिए नहीं मारा गया है, हाथी को इसके दांत के लिए मारा गया। इंटरनेशनल मार्केट में ये लाखों में बिकते हैं। इसका ड्रग्स बनाया जाता है। ड्रग्स मीन दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ ड्रग्स के अलावा भी, जैसे कुछ लोग तो शौक के लिए भी मार देते हैं। जैसे पहले के राजा महाराजा कैसे किलिंग किया करते थे, पर उनकी संख्या कम हुआ करती थी। आजकल लोग हाथी के दांत के लिए लोग शौक से भी मार दे रहे हैं हाथियों को। अभी आप केरल में भी एक घटना देखे होंगे, इनके चमड़ों को निकाल लिया जाता है। आगे अब हम क्वेश्चन आंसर के तहत इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए ऊपर दिया हुआ है, डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ हंटिंग, गैदरिंग प्रैक्टिस्ड इन द वर्ल्ड। ऐसे कोई 5 कैरेक्टरिस्टिक बताइए इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जो हंटिंग गैदरिंग होता है पूरे दुनिया में, उसकी इकोनॉमी में उसका क्या मतलब है। तो पहला देखिए, गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? गैदरिंग का मतलब होता है जो लोग फल फूल को इकट्ठा करते हैं अपने लिए या फिर मार्केट में उसको बेचने के लिए, उसको कहा जाता है गैदरिंग, है ना। गैदरिंग एंड हंटिंग आर द वेल नोन ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। दीज आर कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल विद डिफरेंट रिसोर्सेस। ये बहुत पुरानी एक्टिविटी है गैदरिंग और हंटिंग की। ये केवल आज के समय में नहीं हो रहा है, आज के पुराने समय में भी ये होता था, सदियों से हो रहा है। आप सिंधु सभ्यता पढ़े होंगे, इंडस सिविलाइजेशन, आपने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ा है। हर जगह आपको हंटिंग और गैदरिंग के बारे में जानकारी मिलती रही है। The gathering is practiced in a region with harsh climate condition. It includes the collection of plants, animals for food, shelter and clothing. ये गैदरिंग एक्चुअली उस जगह पे होता है ना जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन काफी हार्श होता है। जैसे आप ही समझिए, मान लीजिए अगर आप किसी न किसी तरह पता चल जाए आपको कि आने वाले साल में जो है गेहूं की खेती नहीं हो पाएगी, जैसे जो अगला साल होगा उस साल गेहूं अच्छे से नहीं होगा। मान लो एक बात बता रहे हैं कि आपको पता चल जाए, तो आप क्या करोगे? पहले से ही गेहूं को गैदर करना, कलेक्ट करना शुरू कर दोगे। तो जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन काफी हार्श होता है, वो लोग क्या करते हैं? फल फूल पौधे, कुछ जड़ी बूटियां ये लोग गैदर करके और बाहरी मार्केट में बेचने के लिए उसको आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वहां फसलें नहीं हो पाती है ना। और किस लिए करते हैं? अपने शेल्टर के लिए, क्लॉथिंग के लिए एटसेट्रा। द अर्ली मैन यूज्ड स्टोन स्टूल, स्ट्रिंग्स और एरो, सो एनिमल वर हंटेड इन लिमिटेड नंबर। बट नाउ ड्यू टू एक्सेसिव एंड इलीगल हंटिंग, मेनी स्पीशीज हैव बीन बिकम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड। दो शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो विलुप्त हो गए, इंडेंजर्ड का मतलब जो अभी खतरे में है, विलुप्त होने वाले हैं। कई सारे हमारे जानवर ऐसे हैं जो हंटिंग की वजह से, गैदरिंग की वजह से उनका क्या हुआ? वो विलुप्त हो गए, और कुछ तो खतरे में है।
है ना, जैसे कि आप बंगाल टाइगर, है ना। अब देखो पहले के समय में क्या होता था कि लोग छोटे मोटे हथियार से जानवरों को मारते थे, जैसे स्टोन होता था, तीर धनुष होता था, तो इससे जो है ना बहुत कम संख्या में जानवर मारे जाते। जैसे मान लो कि मैं हिरन का ही शिकार कर रहा हूँ, तीर से मैंने मारा, तीर हिरन को यहाँ पे लग गया तो हिरन तुरंत नहीं मर जाएगा, हो सकता है वो भाग जाए, तीर किसी तरह निकल जाए उसका। लेकिन हाँ, अगर उसी हिरन को मैं अगर बंदूक की गोली से मारता हूँ तो तुरंत उसकी मौत हो जाएगी। तो आज के पहले की तुलना में आज के समय में बहुत ही अधिक मात्रा में जानवरों को मारा जा रहा है। गैदरिंग लीड टू कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट लीव्स एंड द बार्क ऑफ ट्री, गैदर्स आल्सो प्लांट द मेडिसिनल ट्री, आफ्टर सिंपल प्रोसेसिंग दे सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट। गैदरिंग से क्या होता है, लोग बहुत ही वैल्यूएबल प्लांट के बार्क्स को कलेक्ट करते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा क्विनीन, क्विनीन क्या होता है, एक तरह की मलेरिया मारने की दवा बनाई जाती है, तो वो भी ओक ट्री से बनाया जाता है, ओक ट्री के बाग से। बाग मतलब जो छिलका होता है ना उसका, उस आप च्युइंगम खाते होंगे, च्युइंगम भी एक प्लांट होता है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, उस प्लांट के ही प्रोडक्ट से बनाया जाता है। आप गांव में देख लीजिए, नीम को लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक औषधि के रूप में। तुलसी का पत्ता लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, औषधि के रूप में। तो ये लोग गैदरिंग करते हैं कि जो मेडिसिनल प्लांट होता है, जो मेडिसिनल प्लांट होता है, उसको मार्केट में बेचने के लिए, ताकि ये एक औषधि के रूप में काम कर सके। गैदरिंग रिक्वायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेट एट वेरी लो। जो गैदरिंग होता है उसमें पैसे की बहुत कम लागत लगती है और बहुत ही कम क्षेत्र में किया जा सकता है, बहुत छोटे लेवल में ये होता है। अब देखिए यहाँ पे एक मैप बना हुआ, मैप के थ्रू आपको समझाया गया है ना कि सबसिस्टेंस गैदरिंग। अब देखो आपको बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगा, टुंड्रा रीजन में, नोट कर लीजिए कहीं पे, टुंड्रा रीजन, ऐसे रीजन जो काफी ठंडे हैं। यहाँ आप देखिए कनाडा के क्षेत्र में देखिए ऊपर, है ना। यहाँ पे आप रसिया के ऊपरी क्षेत्र में आप देख सकते हैं जी। देखो रसिया में यहाँ पे एक माउंटेन है, यूराल माउंटेन, है ना। यूराल माउंटेन के ईस्ट में जो क्षेत्र पड़ता है उसको हम साइबेरिया कहते हैं, है ना। अब देखिए ये जो रसिया, अब आप यहाँ पे बना लीजिएगा यूराल माउंटेन, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप बना लीजिए, आपको कुछ करना नहीं है, बस नॉर्मली ऐसे कर लीजिए, यहाँ से ये वाला ऐसे माउंटेन बना लीजिए। ये कौन सा माउंटेन है, यूराल माउंटेन, URAL, यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन के ईस्ट में ये जो सारे क्षेत्र हैं इनको क्या बोला जाता है, साइबेरिया। और ये पीछे आगे वाले जो है वो जो थोड़े से हिस्से हैं, जैसे ये वाला हिस्सा यहाँ तक, ये आपका क्या है, रसिया का पूरा क्षेत्र है। ये आपका ओरिजिनल, यहाँ पे आपका सेंट पीटर्सबर्ग होगा, यहाँ पे मॉस्को होगा, मेन सिटी वेस्टर्न साइड में ही है। तो रसिया में भी कहाँ पे, टुंड्रा रीजन में, एकदम लैटिट्यूड पे, एकदम ऊपर की ओर, है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, यहाँ पे गैदरिंग की जाती है। उसके बाद अफ्रीका में आप देख लीजिए, ये घाना का, है ना, ये सारे क्षेत्र। उसके बाद यहाँ देखिए ब्राजील में पेरू का भी कुछ हिस्सा, चिली का भी कुछ हिस्सा आता है ना, ब्राजील, पेरू, चिली आप एग्जाम्पल में डाल दीजिएगा। इधर देखिए ये इस वाले रीजन में बंगाल का भी हमारा सा कुछ क्षेत्र है, म्यांमार का क्षेत्र है, थाईलैंड का क्षेत्र है ना। तो ये सारे रीजन में क्या होता है, गैदरिंग वगैरह किया जाता है। आपको समझ में आ रहा है, आगे बढ़े चलिए। ये मैप बेटा आपको ध्यान देना है, एग्जाम में क्या होगा ना, ऐसे ही वर्ल्ड मैप दे देगा और बोल देगा सबसिस्टेंस गैदरिंग कहाँ होता है। तो आप क्या करिएगा, जिस तरह यहाँ पे कलर्ड है, आप पेंसिल से शेड कर दीजिएगा और शेड करके लिख लीजिएगा कनाडा का लैटिट्यूड वाला क्षेत्र, यहाँ पे ब्राजील, पेरू का कुछ हिस्सा, है ना, चिली का कुछ हिस्सा, और यहाँ पे आप डाल देंगे आप कांगो, घना, ये कांगो है, ये पूरा क्या है, कांगो है, ये घना है। तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, आपके बुक में दिया होगा। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन के, अब थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। डिफाइन द टर्म नोमैडिक हर्डिंग, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, नोमैडिक का मतलब घुमंतु, जो लोग घूम के खेती करते हैं, पर यहाँ पे खेती नहीं कर रहे हैं, हर्डिंग कर रहे हैं। आप देखोगे बहुत अधिक मात्रा में, हमारे यहाँ यूपी में भी देखने को मिलता है, बहुत ही अधिक मात्रा में लोग भेड़ वगैरह लेकर चलते हैं। तो आज भेड़ को यहाँ पे रियर कराने ला रहे हैं, कल कहीं और ले जाएंगे उसको चराने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है ना कि वो अगर ठंडे क्षेत्र में है तो वो कहाँ जाएंगे, गर्म क्षेत्र में आएंगे। और अगर हमारे वहां ठंडी बढ़ जाएगी तो अपनी भेड़ों को लेकर कहाँ चले जाएंगे, ठंडे, मतलब जहाँ पे गर्म होगा वहां पे। तो क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करता है। तो ये नोमैडिक हर्डिंग के बारे में समझेंगे तो दो लोगों के बारे में हम डिफरेंस समझेंगे। पहला नोमैडिक हर्डिंग और कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, दोनों एक जैसा ही है पर एक जैसे से हल्का फुल्का अलग है। कैसे, ध्यान से देखिए। इंट्रोडक्शन, नोमैडिक हर्डिंग और पेस्टोरलिज्म
is a primitive subsistence activity where herder move from one place to another along with their livestock. ये क्या होता है? ये बहुत ही प्रिमिटिव एक्टिविटी है, पुराने समय से ऐसा होते जा रहा है, बहुत पुराने तौर तरीके से इसको किया जाता है। यहाँ पे लोग हर्डर जो होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इसको ध्यान देना है, सब लिखा हुआ है पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म का मतलब होता है चराना, ऐसे ना, चराने का जो प्रोसेस है। अब यहाँ देखिए कमर्शियल लाइव स्टॉक, मतलब कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ एनिमल रियरिंग दैट इज प्रैक्टिस्ड ऑन परमानेंट रेंचेस। ये काफी एडवांस तरीके से किया जाता है। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कैसा है, ध्यान से देखो, ये नोमैडिक हर्डिंग कैसा है, पुराने तौर तरीकों से, लेकिन इसको थोड़े से एडवांस लेवल में डालकर रेंचेस बनाकर किया जाता है। रेंचेस क्या होता है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे रेंचेस दिया हुआ है। ये देखिए सारी भेड़ एक लाइन में खड़ी है, तो ये जो आपको लोहे का दिख रहा है ना, ये मतलब एक खाने में केवल एक ही भेड़ आ रही है, ये सब क्या बना हुआ है, रेंचेस बना हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पे खुले मैदान में भेड़ों को छोड़ दिया गया है, तो ये थोड़ा पुराना तौर तरीका है और ये एडवांस तौर तरीका है। जैसे सिंपल से समझो, समझने का एकदम आराम से तरीका समझो, ये लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, ये लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, समझ में आ गया? तरीका एक ही है, लेकिन ये एडवांस लेवल में किया जाता है। इन लोगों को खाने पीने के लिए भी बहुत ही एडवांस चीजें दी जाती है, और यहाँ पे बेचारे जो प्रकृति में मिलेगा, जो नेचर में मिलेगा, वही भेड़ें खाएंगी। चलिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इन नोमैडिक हर्डिंग नोमैड ट्राइब मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलोंग विद देयर एनिमल इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड पास्चर। इसमें क्या होता है, जो नोमैड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने पूरे एनिमल के साथ। क्या खोज, किस चीज की खोज में, खाने की खोज में, पानी की खोज में और चारे की खोज में, है ना। इसमें क्या होता है, ये डोमेस्टिकेशन तरीके का एक परमानेंट ग्रासलैंड एक फार्मर बनाया रहता है, उसके जहां पे वो ये प्रैक्टिस करता है उसी के एरिया में। ये जैसे कि मान लो मुझे भेड़ पालना है कमर्शियल, मतलब कमर्शियल पर्पज से, है ना, तो हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड लेंगे, उसमें घास ऐसे उगाते रहेंगे, है ना, रेंचेस बनवा देंगे, भेड़ों को उसमें रख देंगे, तो अपने ही व्यवस्था में सभी चीजों को उपलब्ध करा देना। समझ में आ गया? आगे देखते हैं यूज क्या है। इन नोमैडिक हर्डिंग नोमैड्स डिपेंड ऑन देयर एनिमल फॉर फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। अब इसमें बेचारे इन सभी चीजों के लिए क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे कि उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिले, टूल्स मिले, खाना मिले, क्लॉथिंग मिले। अब इसमें क्या है, इन दिस एनिमल आर केप्ट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट लाइक मीट, वूल, हाइड, स्किन एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट इन द मार्केट। इसमें क्या देखो, इनकी साफ साफ देखो, इसका नाम ही है कॉमर्शियल डेयरी, कहीं ना कहीं कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, मीट को बेचने के लिए, वूल के लिए, हाइड्स के लिए, जानवरों की स्किन के लिए और कुछ डेयरी प्रोडक्ट के लिए भी, ताकि मार्केट में बेचा जा सके। स्केल देखते हैं, है ना। इन नोमैडिक हर्डिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल आर रियर्ड। कई तरह की वैरायटी की एनिमल रहती है, जैसे मान लो भेड़ी है तो कई तरह की होगी, लेकिन इसमें क्या होता है ना, केवल एक तरह का एनिमल ही होगा। जैसे मान लो मैं भेड़ के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं गाय में आता हूं। अगर गाय को तुम इसमें लोगे तो गाय क्या होती है, अगर जो इसमें रहेगा वो साहिवाल भी चराएगा, देसी गाय भी चराएगा, और कौन सी गाय होती है, जर्सी भी चराएगा। पर इसमें या तो साहिवाल रखेगा, पूरी की पूरी सारी गाय क्या होंगी, साहिवाल की होंगी, या तो पूरी की पूरी जर्सी होंगी। समझ में आ गया कंसेप्ट? अब देखिए लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। इसमें जो है बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता है, प्रिमिटिव टेक्निक का इस्तेमाल, जैसे लाठी लेके सरवाए चलते रहेंगे, है ना। पहाड़ों के एरिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, पर इसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का। पर पहले बात तो परमानेंट रेंचेस लगवाने पड़ते हैं। रेंचेस का मतलब लोहे का, जैसे आप लोगों को सीट दिया जाता है बैठने के लिए, बस वही जानवरों के लिए भी एक व्यवस्था दी जाती है। ऐसे तो कई सारे उपकरणों का यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी ज्यादा लगती है। एरिया देखिए, एरिया में, हाँ याद रखिएगा, बोर्ड के एग्जाम में मैप के लिए एरिया इंपॉर्टेंट है। एरिया में क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये कहां पे प्रैक्टिस होता है, जहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। एक्सट्रीम का मतलब काफी दिक्कत वाली जो अति होता है, यहाँ पे अति समझ रहे हो ना, बहुत ही खराब स्थिति, जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन रहने योग्य ना हो, जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका, है ना, एशियाटिक डिजर्ट, एशियाटिक डिजर्ट जैसे मान लो थार हो गया अपना, है ना, पाकिस्तान का चोलिस्तान हो गया, है ना, चाइना और मंगोलिया का आपका गोबी मरुस्थल हो गया, गोबी डिजर्ट हो गया, एंड माउंटेनियस रीजन ऑफ तिब्बत, आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरिया।
माउंटेनियर रीजन में, आर्कटिक के माउंटेनियर रीजन में, सब आर्कटिक के। और यहाँ पे देख लो ये एडवांस तरीके से होता है, तो ये शहरों में भी किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे होता है? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में, उरुग्वे में, यूनाइटेड स्टेट में, है ना। तो ये 2-3 एग्जाम्पल एक्सेट्रा। अब आइए देख लीजिए नोमैडिक हर्डिंग कहाँ की, ये नोमैडिक हर्डिंग का है, ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन पे दिख रहा है, सब ट्रॉपिकल रीजन पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए टुंड्रा, आर्कटिक, अभी बताया ना, आर्कटिक रीजन पे यहाँ पे देखिए। और ये भी देख लीजिए आप एशियाटिक डिजर्ट, ये देखिए सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया, है ना, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये देखो गोबी डिजर्ट, पाकिस्तान का जो डिजर्ट है, इन सभी क्षेत्रों में, तिब्बत की पहाड़ियों पे। तो ये सारा आप ऐसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, कॉमर्शियल लाइफ, यहाँ पे आप देखिए न्यूजीलैंड के क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, अफ्रीका के क्षेत्र में, है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्राजील, अर्जेंटीना के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप नॉर्थ अमेरिका में भी देख लीजिए, ये जो पीछे का कोलंबिया वाला क्षेत्र है वहां पे भी होता है। अब देखो दो तरह का फीचर और होता है। तो एक होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होता है इंटेंसिव फार्मिंग, है ना। दोनों में पहली बात तो अंतर कौन समझते हैं थोड़ा सा, क्या क्या एक्सपेक्ट है। तो यूज ऑफ प्रोडक्शन क्या है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर कहीं पे कुछ ऐसा पैदावार किया जा रहा है जो खुद के उपयोग में लाया जाए तो उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लेकिन जो मार्केट के पर्पस से उपलब्ध कराया जाए, जिसका पैदावार मार्केट के पर्पस से हो, उसको हम कहेंगे इंटेंसिव फार्मिंग। आगे देखिए ये छोटे एरिया में होता है ना। ये छोटे 1-1 बीघा मान लो तुमको गेहूं बोना है अपना, सो कर दिए। लेकिन ये बहुत ही, ये तो कमर्शियल पर्पस से है, तो ये एक बहुत ही बड़े एरिया में होगा। टूल्स और टेक्नोलॉजी का देखते हैं, इसमें मॉडर्न टूल टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन इंटेंसिव में मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। इसमें देखिए सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है डिपेंड ऑन नेचर टू गेन फर्टिलिटी, नो एफर्ट आर मेड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब देखो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो, जैसे मान लो तुमने एक बार बोया, तुमने कोई फसल एक बार उगाई, तो दोबारा तुम फसल तो काट लोगे, पर ये नहीं सोचोगे कि सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे, छोड़ दोगे नेचर के ऊपर कि बारिश होगा अपने आप फर्टिलिटी गेन कर लेगा। लेकिन यहाँ पे किसान ध्यान देते हैं कि एक बार तो दोबारा सॉइल की फर्टिलिटी पे दुनिया भर के मैन्यूर वगैरह वो सॉइल पे गिराते रहते हैं। यहाँ पे देखिए और आगे देखते हैं क्रॉप्स आर डिपेंड ऑन रेनफॉल। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, इरिगेशन कैसे होता है, रेनफॉल के भरोसे छोड़, भैया बारिश होगी फसल अच्छी होगी, नहीं होगी फसल अच्छी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे इरिगेशन किया जाता है ट्यूबवेल के माध्यम से, कैनाल के माध्यम से, ये सारी चीजें की जाती हैं। लेबर देखो, इसमें लेबर में क्या है कि घर वाले ही आपस में मिलकर उस खेत में काम कर लेते हैं, पर यहाँ बहुत ही बड़े संख्या में लेबर्स का और मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए इसका सबसे ज्यादा यूज कौन कौन से एरिया में होता है, तो जैसे देखिए मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स पीपल, है ना, करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे क्षेत्र के लोग। और यहाँ पे बड़े लेवल में होता है आपका एशिया में क्या नाम है, ये देखिए पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मानसून, जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होती है, जैसे कि एशिया, नॉर्दर्न चाइना, नॉर्थ कोरिया, जापान, नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक प्लेन का मतलब समझ रहे हो, इंडो गैंगेटिक का प्लेन का मतलब मैं आपको यहाँ ऐसे बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ बना दें, यहाँ ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ये मान लीजिए इंडिया है ना, ये एक रफली आइडिया मैं आपको दे दे रहा हूँ, रफली आइडिया दे दे रहा हूँ। ये वाला, ये गंगा नदी आती है यहाँ से, तो जैसे कि कौन सा क्षेत्र आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न यूपी है, गाजियाबाद के साइड है ना, तो वेस्टर्न आप गोरखपुर से ले लीजिए और पूरा गाजियाबाद साइड आप बढ़िए, आप यूपी के वेस्ट साइड में, तो इस साइड में आपको हरियाणा का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, तो ये वेस्टर्न इंडो गैंगेटिक प्लेन है ना। तो यहाँ पे इस खेती के ज्यादा फसल उगाई जाती है। तो हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा हम मैप पे भी देख लेते हैं। मैप में आप देख लीजिए ये ब्राजील का कुछ रीजन है ना, ये आपका देख लीजिए अफ्रीका का कुछ रीजन आपको दिखेगा, कॉन्गो वगैरह का क्षेत्र, रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका भी इसमें आ जाएगा। इधर आप देख लीजिए यहाँ पे यमन में भी थोड़ा सा होता है, बहरीन में भी थोड़ा थोड़ा जगह है यहाँ पे, है ना। इस साइड आप देख सकते हैं ये वाला लाओस, कंबोडिया वाले क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे होता है। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम थोड़ा सा इस मैप पर भी देख लेते हैं,
है ना। इंडिया में आप देख लीजिए इंडो गैंगेटिक प्लेन वगैरह के साइड में, है ना, यहाँ पे वेट राइस डोमिनेट क्रॉप बोया जाता है। वेट राइस देखो ये जो अधिक ब्राउन कलर में है, अधिक ब्राउन कलर में है, ये वो वाले क्षेत्र हैं जहां पे राइस ज्यादा बोया जाता है ना। और जो हल्के हल्के पीले दिख रहे हैं, राइस के अलावा अन्य क्रॉप्स भी यहाँ पे उगाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो कौन सा, ये वेस्टर्न घाट का पूरा एरिया, जैसे महाराष्ट्र, है ना, नीचे आएंगे आप गोवा, उसके नीचे आएंगे आप केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, ये सब राइस डोमिनेटेड एरियाज हैं। बाकी बीच में आपको हर चीज मिलेगा। इधर भी आप देखेंगे तो म्यांमार में भी राइस डोमिनेटेड एरिया है। लाओस, कंबोडिया, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां अदर क्रॉप भी बोए जाते हैं। इधर आप देख लीजिए वियतनाम वगैरह वाले क्षेत्र में भी, चाइना भी देखिए मैक्सिमम क्या है, हांगकांग से लेकर पूरा ये चाइना, ये मैक्सिमम क्या है, राइस डोमिनेटेड है। जापान भी देख लीजिए पूरा का पूरा राइस डोमिनेटेड है, ठीक है ना। तो इतना मैप को आप प्रैक्टिस करिए, इसके बाद हम ठीक 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बिल्कुल नोमैडिक कल्टीवेशन का ही एक रूप है। ध्यान से समझना, समझ जाओगे। इट इज एन एग्रीकल्चर सिस्टम इन विच vegetation is usually cleared by fire and the ashes added to the fertility of soil। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो जो नोमैड्स हैं, जो चरवाहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो जंगलों और झाड़ियों को साफ करके वहां पे खेती करते हैं। खेती करने के बाद जब उनकी फसल हो जाती है तो वो क्या करते हैं, फसल को काटने के बाद जो वहां पे बाकी खरपतवार जो वहां पे रहता है, जो भी, उसको जला देते हैं। जलाने के बाद जो राख होती है, उस राख को उस मिट्टी में मिला देते हैं। उनका मानना यह है वो जो राख है आखिर वहीं के फूल पत्ते और पौधों से आया है, तो ये राख क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा गेन कर जाएगा, है ना। आफ्टर सम टाइम 3 to 5 years when soil fertility decreases, farmers shift to a new land, so it is called shifting cultivation। अब जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मान लो ये कोई लैंड है ना, यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे दुनिया भर के हैं, यहाँ पे दुनिया भर के क्या है, पेड़ पौधे हैं। मैंने क्या किया, इन सभी पेड़ पौधों को काट कर हटा दिया। मैंने इन सभी पेड़ पौधों को क्या किया, काट कर हटा दिया, और फिर यहाँ पे मैंने फसल बोई। और इस फसल को काटने के बाद मैंने इसकी जो इसमें आग लगाकर इसकी राख को मैंने यही की मिट्टी में मिला दिया, और फिर दोबारा मैं यहाँ पे खेती करूंगा। वो राख क्या करेगी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देगी। लेकिन जब मैं ये लगातार 3 से 5 साल तक करता हूं तो ये सॉइल लगभग बंजर हो जाती है। एक बात तो यार, वो राख फर्टिलिटी कब तक बढ़ाएगा, तो ये सॉइल क्या हो गई, बंजर हो गई। जब सॉइल बंजर हो गई तो मैं इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह में चला जाऊंगा, वहां पे खेती करूंगा। मतलब एक जगह से शिफ्ट में कहा हो गया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कुछ फीचर्स देखते हैं। इट इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, बिकॉज फॉरेस्ट आर क्लियर्ड बाय द बर्निंग ऑफ देम टू एसेस, दीज एसेस आर ट्रीटेड एज ए नेचुरल मैन्यूर। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों कहा जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट को ही बर्न करके जो उसकी राख होती है उसको नेचुरल मैन्यूर के रूप में यूज किया जाता है। अब देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12 में दिया हुआ है, पर आपने इसको 10th में भी पढ़ा होगा। जैसे इसको हम झूमिंग कहाँ कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, उत्तर पूर्वी राज्यों में हम क्या इसको बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन या झूमिंग। मिल्पा कहाँ बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका में और मैक्सिको में। और ये लटांग इसको कहाँ बोलते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया में। नाम अलग अलग है पर सिस्टम एक ही है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इट इज डन नियर द सोर्सेस ऑफ वाटर, लीव्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट आर यूज्ड एज ए मैन्योर। जो भी पत्तियां होती हैं, पत्तियों को सुखाकर या जलाकर, जानवरों के जो एक्सक्रेटा होते हैं, है ना, उसको मैन्योर के रूप में जो है यूज किया जाता है। इट इज डन ओवर ए स्मॉल, बहुत छोटे एरिया में होता है ना, केवल ये सेल्फ कंजप्शन के लिए किया जाता है। ये खेती कैसे की जाती है, सेल्फ, ये बिल्कुल प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जैसा ही है। ऑल द वर्क बाय डन बाय ह्यूमन एंड एनिमल लेबर। ये एक परिवार के ही महिला पुरुष मिलकर ये काम करते हैं, और छोटे मोटे जो जानवर पाले जाते हैं, जैसे गाय हुआ, बैल के माध्यम से छोटी मोटी खेती यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम देखेंगे
Where is intensive subsistence agriculture practice in the world? What are the two types? Describe any two characteristic, है ना। अब इसमें सबसे पहले क्या है, वेट पैडी डोमिनेटेड कल्टीवेशन। मैंने अभी अभी आपको बताया है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे धान की खेती सबसे ज्यादा हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेट पैडी कल्टीवेशन। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ राइस क्रॉप, राइस क्रॉप के द्वारा इसका डोमिनेंस होता है। दूसरा, द लैंड होल्डिंग इज वेरी स्मॉल ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यहाँ पर काफी ज्यादा होती है, लेकिन जो जमीन होता है काफी कम होता है। लैंड वहां पे कम है पर जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। ये कैरेक्टरिस्टिक है, किसका कैरेक्टरिस्टिक, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय, किसका डोमिनेशन है, वेट पैडी का। यूज ऑफ मशीनरी इज लिमिटेड, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशन आर डन बाय मैनुअल लेबर। मशीन का काफी कम इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मली जो लेबर होते हैं वही लोग यहाँ पे कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ ध्यान देना, द यील्ड पर, यील्ड मतलब प्रोडक्शन, यील्ड मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। इस कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा जरूरी है, इस कंसेप्ट को समझिए। यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई, प्रोडक्शन तो ज्यादा होता है लेकिन पर लेबर प्रोडक्टिविटी लो, इतना नहीं हो पाता कि हर एक लेबर इसको कंज्यूम कर पाए। जैसे कि मान लो, मेरी बात समझना, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं एक लेबर के रूप में कहीं काम कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे काम करने से मुझे 10 रुपया मिलेगा, पर 10 नहीं मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है। मालिक को तो प्रोडक्शन हो रहा है पर मुझे क्या हो रहा है, 5 ही मिल रहा है। तो इस तरह का सिस्टम जो है यहाँ पे जनरेट होता है। अब हम देखेंगे ऐसा इंटेंसिव एग्रीकल्चर अदर देन पैडी। मैं अभी अभी आपको बताया था कि दो तरह का है, एक है वेट पैडी डोमिनेंस जहां पे केवल धान की खेती अधिक मात्रा में होती है, और बाकी अदर वाला क्षेत्र जो मैंने पीछे आपको एग्जांपल के रूप में समझा दिया है, वेस्टर्न यूपी वाला, ये क्या नाम है, पंजाब का एरिया, राजस्थान का एरिया, गुजरात का एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया, ये सब क्या है, अदर देन राइस डोमिनेंस वाले हैं। राइस वाला कौन सा है आपका, देखिए वेस्टर्न घाट के सारे रीजन, ईस्टर्न घाट के सारे रीजन, ये सारे क्या है, अदर देन राइस वाले हैं। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया, क्यों। अब देखो अदर देन राइस में कौन कौन से वो आ जाएंगे, जैसे व्हीट आ जाएगा, गेहूं, सोयाबीन आ जाएगा, बार्ले आ जाएगा, सरगम आ जाएगा। ये कई सारे मानसून एशिया के रीजन में होता है, नॉर्दर्न चाइना में होता है, नॉर्थ कोरिया में, जापान में। ये देखिए पूरा एग्जांपल कर देके आपको, जितना भी ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा वो वेट डोमिनेंट क्रॉप, राइस डोमिनेंट क्रॉप, सॉरी राइस डोमिनेंट क्रॉप है, और जितना भी ब्लू कलर को आपको दिख रहा होगा वो सारा क्या है, अदर देन राइस वाला है। बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को आप समझिएगा। आप घर जाकर एक टेबल बना लीजिएगा, सब्सिस्टेंसिव एग्रीकल्चर और प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, दोनों में डिफरेंस सारा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और आप उसको लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है, इरिगेशन सिस्टम आर यूज फ्रीक्वेंटली एट दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन ड्राई। ये काफी सूखे एरिया में किया जाता है, ड्राई एरिया में किया जाता है। ये इट मींस एग्रीकल्चर विच फार्मर एंड हिज फैमिली कंज्यूम ऑल और नियरली एट लोकली ग्रुप प्रोडक्ट। लोकल लेवल में फार्मर उसके परिवार के लिए इसको कर लेते हैं। अब थोड़ा हम देखते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि एक ही तरह के पेड़ या पौधों की खेती। ये पता है, जब अंग्रेज भारत में आए ना तो इसका प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में होने लगा। अंग्रेजों को भारत में आने के बाद इसका प्रचलन हैवी अमाउंट में होने लगा। प्लांटेशन का क्या होता है, इट इज मेनली प्रैक्टिस इन ट्रॉपिकल रीजन। ये किसी भी देश में ट्रॉपिकल रीजन में ही ज्यादा होता है। क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन फॉर द मार्केट। जो भी क्रॉप्स बोए जाते हैं मार्केट के लिए। अच्छा मान लो अगर मैं चाय पत्ती की खेती कर रहा हूँ, बहुत बड़े एरिया में केवल चाय पत्ती लगा रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या, अपने घर के लिए लगा रहा हूँ। अरे मुझे घर के लिए कितना चाहिए, 1 से 2 किलो। अब जो क्विंटल में हो रहा है वो तो मैं मार्केट के पर्पज से यूज कर रहा हूँ। ये देखो, ये इंटेंसिव भी होता है, लेबर इंटेंसिव भी होता है, कैपिटल इंटेंसिव भी होता है। मतलब इसमें बहुत अधिक मात्रा में लेबर की भी जरूरत पड़ती है और कैपिटल यानी पैसे की भी जरूरत पड़ती है। इट हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये एक तरह का एग्रीकल्चर भी है और एक तरह का इंडस्ट्रियल वर्क भी है। इट इज स्पेशलाइज्ड कमर्शियल टाइप फार्मिंग यूजिंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। ये एक थोड़ा सा कमर्शियल टाइप फार्मिंग, अभी पीछे आप कमर्शियल फार्मिंग पढ़े। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है, साइंस का यूज होता है इसमें। अब इसको इसके लिए देखो बहुत ही डेवलप मात्रा में क्या चाहिए हमको, ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, प्लांटेशन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चाहिए।
मतलब इंडस्ट्री भी हो जो उस प्लांट में से जो भी उसके फ्रूट्स है उसको एक्सट्रैक्ट करके ओरिजिनल थिंग्स में उसको बेचा जा सके। डिफरेंट प्लांटेशन क्रॉप इन डिफरेंट कंट्री। अब ये देख लीजिए, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है। बनाना, देखिए कैरेबियन देशों में बनाना और शुगर अधिक मात्रा में उगाया जा रहा है ना। यहाँ पे देख लो अफ्रीका के इस वाले क्षेत्र में, मोस्टली किस वाले क्षेत्र में, कांगो जहाँ पे नदी बहती है ना, उस वाले क्षेत्र में आपको देखिए कोकोआ और कॉफी। अब यहाँ पे हम देखेंगे टी और कॉफी अगर हम देख लें तो मोस्टली श्रीलंका में बहुत ज्यादा होता है। भारत के दक्षिण भारत के एकदम फारमोस्ट दक्षिण में, फारमोस्ट साउथ में, जैसे तमिलनाडु आ गया, केरल के कुछ एरिया आ गए वहां पे। इधर भी देख लीजिए बंगाल वगैरह में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एरिया आपको दे रहा होगा। रबड़ की खेती देखिए किधर होती है, इंडोनेशिया के आपके आइलैंड पे आपको दिखेगा, है ना। तो ये सारा आप याद रखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पढ़िए यहाँ पे। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, फ्रेंच इस्टेब्लिश कोकोआ एंड कॉफी प्लांटेशन इन वेस्टर्न अफ्रीका। वेस्टर्न अफ्रीका का मतलब ये देखिए, ये अफ्रीका है, अफ्रीका का ये वेस्टर्न रीजन है ना। यहाँ पर कोकोआ और कॉफी प्लांटेशन शुरुआत किसने किया था, तो फ्रेंच ने किया था, फ्रांस के लोगों ने किया था। ब्रिटिश सेटअप अ टी गार्डन इन इंडिया एंड श्रीलंका, रबर प्लांटेशन इन मलेशिया एंड शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज। ये जो आपको वेस्ट इंडीज जो कैरिबियन द्वीप दिख रहा है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर मलेशिया के क्षेत्र में, है ना। और आपको बस ये दो क्षेत्र जो है ये ब्रिटिशर्स ने चालू किया था। डच इंट्रोड्यूस्ड the Dutch once had control over sugar cane and plantation in Indonesia। इंडोनेशिया वाले रीजन में शुगर केन का किसका डोमिनेंस था, डचों का था। सम कॉफी फेजेंडास, है ना, इन ब्राजील, कुछ एक कॉफी होता है जिसको हम फेजेंडास कहते हैं, ये कहाँ पे हुआ है, ब्राजील में। ये वाला आपका रीजन है ब्राजील का रीजन, है ना। ब्राजील में कॉफी का उत्पादन सबसे पहले यूरोपियंस ने किया। किसने किया, यूरोपियंस ने किया। तो ये एमसीक्यू के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सटेंसिव, है ना, कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड ग्रेन कल्टीवेशन रिजल्ट इन लो yield per unit acre but high yield per person। What this happen, discuss। देखिए इसका आंसर बड़ा आसान है, ध्यान समझना। लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज डन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेमी एरिड एरिया ऑफ मिड एल्टीट्यूड। सूखे एरिया, अर्ध शुष्क एरिया में, सेमी एरिडेड एरिया में इस तरह की खेती होती है। इन दिस एरिया द साइज ऑफ द फॉर्म इज वेरी लार्ज। जो फॉर्म का साइज होता है बहुत बड़ा होता है। So entire work from ploughing to harvesting is done with machinery। अब देखो एक बात बताओ, जब फार्मिंग बहुत कई एकड़ों में हो रहा है तो आप हाथ से तो प्लफिंग और हार्वेस्टिंग कर नहीं पाओगे। प्लफिंग का मतलब खेत को जोतना, है ना, प्लफिंग। हार्वेस्टिंग मतलब काटना। तो ये सारे आप मशीन के ही इस्तेमाल से आप कर पाएंगे। बोना, प्लफिंग मतलब कोई चीज बो रहे हैं हम, है ना। This agriculture is done in thinly populated area, so the total output is high, but yield per acre is low। ये देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो, सिंपल समझो, समझने का एक आसान तरीका, जैसे मान लो ये खेत है, बहुत बड़ा ये खेत है, लेकिन जिस क्षेत्र में ये खेत है वहां की जनसंख्या कम है। अब जब जनसंख्या कम है तो इसका मतलब क्या, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है। अब भैया अब जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, जनसंख्या, मान लो तुम्हारे घर में 10 कुंटल अनाज है, खाने वाले 2 लोग हैं, यानी क्या हुआ, अनाज ज्यादा हो रहा है। अनाज ज्यादा क्यों दिख रहा है, क्योंकि खाने वाले कम है। अब मान लो 10 कुंटल अनाज हो रहा है, घर में 500 लोग हैं, तो अनाज तो उतना ही हुआ, लेकिन घर में ही लोग ज्यादा, तो आप क्या बोलेंगे कि अनाज कम हुआ, अनाज नहीं कम हुआ, आप बढ़ गए। समझ में आ गया कंसेप्ट। तो जितना इस खेत से होना चाहिए उतना तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम है इसीलिए ज्यादा हो रहा है। समझ में आ गया पॉइंट। इन दिस एग्रीकल्चर व्हीट इज द मेन क्रॉप। गेहूं मेन क्रॉप है, उसके अलावा भी कई सारे क्रॉप है, जैसे कॉर्न, बार्ले, राई, है ना, एटसेट्रा। कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर इज बेस्ट डेवलप्ड इन यूरेशिया स्टेपीज। स्टेपीज का मतलब घास का मैदान। यूरेशिया में, पूरे यूरोप और एशिया में, है ना, जो घास के मैदान है वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। कैनेडियन अमेरिकन प्रेरीज, कनेडिया और अमेरिका के प्रेरी के मैदान में ज्यादा देखने को मिलता है
है ना। उसके बाद पंपास ऑफ अर्जेंटीना, आपको अर्जेंटीना यानी कि साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है वहां। वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, डॉन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अब देखो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को हम डॉन्स कहते हैं, है ना। उसके बाद सेंटर बुरी प्लेन इन न्यूजीलैंड, तो आप ऐसे याद रखिएगा, है ना। ये देखिए अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान, ये है स्टेपिस, ये यूरेशिया का यूरेशिया का क्या स्टेपिस का घास का मैदान, ये आपको क्या, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये वाला कैनेडियन में देखिए प्रेरीज घास का मैदान, लिख लीजिएगा प्रेरीज, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आएगा। यहाँ पे लिख देंगे आप पंपास, यहाँ पे डॉन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, डॉन से याद रखेंगे, है ना, डॉन। यहाँ पे देख लेंगे यूरेशिया का, है ना, न्यूजीलैंड का आप देख लीजिएगा, समझ में आ गया। इसको हम कहते हैं वेल्ड, क्या बोलते हैं इसको, वेल्ड। ये घास का मैदान है, आपको साउथ अफ्रीका में दिखेगा। डिफाइन द टर्म मिक्स्ड फार्मिंग। अच्छा देखो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, हर तरह की खेती करो, ठीक है ना, उसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉप भी बोया जाता है और कुछ, अब देखो कुछ क्रॉप तो अपने लिए भी और लाइव स्टॉक के लिए भी बोया जाता है ना, ताकि हमें भविष्य में काम आए या फिर उसको हम बेच सकें। In the mixed farming, crop rotation and intercropping pattern play an important role in maintaining the soil fertility, equal emphasis in land, crop cultivated and animal husbandry। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, देखो ये बहुत बड़ा लैंड है, इसमें हर चीज हो गया, इंसान यहाँ पर रह भी रहा है, उसके लिए गार्डन का भी एरिया है, बीच में वो क्या कर रहा है, खेती भी कर रहा है। ये किसी एक ही व्यक्ति की जमीन है, अब इसमें वो कई चीजें कर ले रहा है, रहने की भी जगह, खेती करने की भी जगह, उसके जानवरों को एक तरह का रियरिंग करने की भी जगह आपको दिख गई। यहाँ पे वो प्लांटेशन का भी काम कर रहा है। अब ये दुनिया भर का पेड़ लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो सॉइल आएगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, बारिश से सॉइल इरोजन नहीं होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ऊंचा है, पानी इकट्ठा हो गई तो यहाँ पे वो फिशिंग भी कर लेगा, वहां पे मछली पालन भी कर लेगा। तो इस तरह की खेती को हम क्या कहते हैं, मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं। मिक्स फार्मिंग जो है इसमें कई सारे जानवर पाले जाते हैं, जैसे एनिमल लाइक शीप, पिग्स, है ना, पोल्ट्री फार्म, जो मुर्गी फार्म आप लोग कहते हैं। मिक्स फार्मिंग बहुत ही हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, काफी डेवलप एरिया में किया जाता है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। अब आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये देखिए मिक्स्ड फार्मिंग के सारे एरिया हैं। नॉर्थ अमेरिका में देख लीजिए, है ना, साउथ अमेरिका में ये रीजन आपका हो गया। यूरोप में देखिए पूरा का पूरा यूरोप, लगभग एशिया तक ये पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए आपके साउथ अफ्रीका के कुछ रीजन में ये होता है। डेयरी फार्मिंग बहुत इजी है, गायों को पाला जाता है डेयरी फार्मिंग में, है ना, तो बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ही एडवांस लेवल में डेयरी फार्मिंग। मिल्क किया, देखो इसको कुछ लोग मिल्क पढ़ते हैं, मैं इसको मिल्क पढ़ता हूँ, है ना, MILCH, है ना, ये मिल्क का मतलब दूध निकालना। दूध निकालने के लिए, ब्रीडिंग के लिए अच्छे क्वालिटी के गाय वगैरह हो, ब्रीडिंग के लिए किया जाता है। ये काफी इंटेंसिव होता है, कैपिटल का नीड ज्यादा होती है इसमें, सेट स्टोरेज फैसिलिटी, फोडर, फीडिंग, ये सारी चीजें इसमें आती है। काफी कॉस्ट लगता है डेयरी फार्मिंग में, उनको खिलाना पिलाना, उनके रहने के लिए जगह। ये देखिए डेयरी फार्मिंग, ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिल्चिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो पाइप निकाल के दूध निकाला जा रहा है। डेयरी फार्मिंग जो है लोकेटेड ऑन नेचुरल पास्चर लैंड वेयर वीट, ओट एंड मेज एटसेट्रा आर ग्रोन। ये उस एरिया में किया जाता है जहां पे वीट, ओट और मेज जैसे क्रॉप उगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि गायों को खाने के लिए बहुत जरूरी है। वीट से ही भूसी उनकी निकाली जाती है। डेयरी फार्मिंग इन प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। ये अर्बन एरिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल सेंटर जहां पे जाते हो, इससे हमें फ्रेश मिल्क मिल जाता है। ये कमर्शियल पर्पस से किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। वो कौन कौन सा है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया के रीजन में। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया वाला ये रीजन। ऑस्ट्रेलिया में बेटा एक गाय आती है, उस गाय का नाम मुझे याद नहीं है। वो गाय एक दिन में 200 लीटर दूध देती है। उस गाय का नाम मैं आपको कल बता दूंगा, बहुत ही शानदार नाम है। ये अमेरिका का रीजन देख लीजिए, है ना। तो आपको ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में आपको सेट करके करना है डेयरी फार्मिंग कहाँ होती है। अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना वो हर टॉपिक से अलग है ना। तो 2 मिनट आप रिवाइज करिए, 2 मिनट बाद फिर ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्या है, थोड़ा सा मैप में हम मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर को समझेंगे।
अच्छा देखो, मैं आधा मैं बना रहा हूं यूरोप का और आधा मैं बना रहा हूं अफ्रीका का। समझने की कोशिश करना, ठीक है, समझने की आप थोड़ी सी कोशिश करिएगा। ये आपका यूरोप का मैप हो गया और ये मैं नीचे बना देता हूं अफ्रीका का मैप। ये लगभग अफ्रीका समझिएगा इसको, और यहां से ये आपको सऊदी अरबिया जैसा कुछ दिख रहा होगा। अच्छा ये बताओ, ये बीच में क्या है? ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वाला एरिया कौन सा है? ये आपका है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, और ये आपका है रेड सी। तो आपका टॉपिक क्या है? मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। ऐसा एग्रीकल्चर जो मेडिटेरेनियन सी के चारों ओर होता है, जो मेडिटेरेनियन सी के चारों ओर होता है, यानी कि इतने एरिया में जितना एग्रीकल्चर होगा उसको हम क्या कहेंगे? मेडिटेरेनियन। अब इसमें क्या क्या उगाया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल कल्टीवेशन फॉर सिट्रस फ्रूट। अंडरलाइन कर लीजिएगा, सिट्रस फ्रूट का मतलब खट्टे फल के लिए बहुत फेमस है। खट्टे फल का जैसे अंगूर हो गया, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट। ऑन बोथ साइड ऑफ मेडिटेरेनियन सी के दोनों साइड, ये दोनों साइड का मतलब ये ऊपर वाले रीजन में भी और ये नीचे वाले रीजन में भी, इसीलिए क्या है? फेमस है। विटीकल्चर, विटीकल्चर का मतलब अंगूर की खेती। विटीकल्चर और ग्रेप कल्टीवेशन इज स्पेशलिटी ऑफ मेडिटेरेनियन। ये काफी, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के अंगूर का उत्पादन होता है। इट इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम ट्यूनिसिया, अटलांटिक कोस्ट, सदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, कई लोग तो चिले पढ़ते हैं लेकिन इसको आप चिली कहिएगा, सेंट्रल चिली, साउथ वेस्टर्न एंड साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैप में दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी इधर कैलिफोर्निया में होता है, सेंट्रल चिली में भी होता है ना। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। तो ये बस आप याद रखिएगा मैप के पर्पज से। और देखो, अब जहाँ पे अंगूर की खेती होगी वहां पे तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शराब बनाए जाते हैं। इसीलिए यूरोप के शराब बहुत फेमस है, आज से नहीं है, मेसोपोटामिया टाइम से है। हमारे भारत में भी जो हम आप प्री हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, प्री हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, प्रोटो हिस्ट्री, तो आपको देखने को मिलेगा किस तरह हमारे भारत के शासक यूरोप से शराब मंगाया करते थे, है ना। बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन इन द वर्ल्ड, डिस्टिंक्टिव फ्लेवर, कई सारे फ्लेवर के आपको वाइन यहाँ देखने को मिलेंगे। द वैल्यूएबल क्रॉप सच एज फ्रूट वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विंटर व्हेन देयर इज ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। और ये मोस्टली विंटर के सीजन में यहाँ पे खेती किया जाता है ना, जब इसका यूरोपियन मार्केट में ज्यादा जरूरत है। देखो, विंटर जब आएगा, ध्यान समझना क्यों, विंटर जब आएगा तो यूरोप में और अमेरिका में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, काफी बर्फ जम जाता है, तो वो लोग गर्मी के लिए क्या करते हैं? वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, तो इसकी डिमांड तब बढ़ जाती है। आप देखिए मैप से समझ लीजिए, मेडिटेरेनियन बेसिन पूरा ये एरिया, इटली हो गया, ट्यूनिसिया हो गया, है ना, मोरक्को का कुछ एरिया, ये आप देखिए, ये स्पेन का एरिया, हल्का स्पेन का पूरा लगभग एरिया, इटली का पूरा एरिया, जो बाल्कन देश है ना, माल्डोवा वगैरह, उधर का पूरा एरिया, तो ये इधर होता है। सेंट्रल चिली में होता है, वेस्टर्न केप ऑफ साउथ अफ्रीका में होता है। What is the meaning of market gardening and horticulture? Describe main characteristic of this type of agriculture in the world. Market gardening. Market gardening simple समझ में आ रहा है, मार्केट के लिए उत्पादन, है ना। The word horticulture comes from the two Latin word means garden and culture. Horticulture is the art and science of growing and handling fruit, nuts, vegetable, herbs, flower and foliage plant etc. Horticulture में हर तरह की खेती होती है, फ्रूट्स भी उगाया जाएगा, स्पाइसेस उगाए जाएंगे, है ना, औषधियों की खेती होगी, है ना। तो ये औषधियों का, नट्स का, वेजिटेबल में हर तरह की आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे पैमाने पे। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर मेनली फॉर द अर्बन मार्केट। यहाँ पे जो भी उगाया जाता है अर्बन मार्केट के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए उगाया जाता है। अच्छे अच्छे फूल, जैसे आप देखेंगे ड्रैगन फ्रूट, है ना, ये केवल शहरों के लिए इसका उत्पादन किया जाता है। फार्म्स बहुत छोटे होते हैं, अर्बन सेंटर के नजदीक होते हैं, जैसे जो शहर होगा उसी के इर्द गिर्द के गांव में ऐसी खेती की जाती होगी, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी काफी अच्छी होगी। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। विटीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है। विटीकल्चर मतलब
अंगूर की खेती। इट इज बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग, इसमें लेबर भी लगते हैं, कैपिटल भी इसमें लगेगा, है ना। HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का। HYV मींस हाई यील्डिंग वैरायटी। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इस सीड्स का आना बहुत अधिक मात्रा में आने लगा। फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड का यूज होता है। ग्रीन हाउसेस एंड आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम इन कोल्डर रीजन, जहां पे ठंडी होती है ना, जहां पे ठंड पड़ती है, वहां पे देखिए वहां पे एक ऐसा इस पन्नी के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया गया है कि अगर इस प्लांट को गर्मी चाहिए तो इसके अंदर उसको गर्म जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, ठंडी चाहिए तो ठंड जैसा एटमॉस्फेयर इसको दिया जाएगा। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन वेल डेवलप्ड, काफी डेवलप्ड कंट्री में और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में, जैसे नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, मेडिटेरेनियन रीजन। द नीदरलैंड, अब ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। द नीदरलैंड इज स्पेशलाइज्ड इन ग्रोइंग फ्लावर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, स्पेशली टुलिप्स। टुलिप्स को अंडरलाइन कर लो। नीदरलैंड किसके लिए स्पेशलाइज्ड है? हर तरह के, लगभग तरह तरह के फूलों के लिए, और कल्चरल क्रॉप, है ना, कई तरह के औषधियां वगैरह, है ना। और एक टुलिप नाम का स्पेशली एक पौधा होता है, उसके लिए नीदरलैंड काफी फेमस है। फैक्ट्री फार्मिंग क्या होता है? फैक्ट्री फार्मिंग, ध्यान से देखिए, फैक्ट्री जैसा दिखेगा पर यहाँ पे कुछ ना कुछ फार्मिंग किया जा रहा है। जैसे पोल्ट्री आपका हो गया, वेस्टर्न यूरोप में, अमेरिका में इस फैक्ट्री फार्मिंग की जाती है। इसमें कई सारे एनिमलों का लाइफ स्टॉक होता है, पोल्ट्री फार्म होता है, कैटल को रखा जाता है छोटे एरिया में। क्यों? उनके दूध के लिए, उनके अंडे के लिए, उनके मांस के लिए, उनके मीट के लिए। इसमें काफी हैवी कैपिटल का जरूरत पड़ता है, कई सारी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, हीट और लाइटनिंग की व्यवस्था देनी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? पोल्ट्री फार्मिंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपका पोल्ट्री फार्मिंग और कैटल रियरिंग, है ना। ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट काम इनकी ब्रीड सिलेक्शन का होता है, इनकी ब्रीडिंग को अच्छी करने का होता है। और ये सबसे अधिक मात्रा में दो ही चीज होता है फैक्ट्री फार्मिंग, एक पोल्ट्री फार्मिंग और एक एनिमल रियरिंग, खासकर गायों का। कोऑपरेटिव फार्मिंग लगभग लास्ट टॉपिक चल रहा है। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है? देखिए ध्यान से, जिसको कुछ लोगों का संगठन चलाए, जो खेती कुछ लोगों का ग्रुप करे, संगठन करे, आपस में कोऑपरेट करके, चाहे वो एनजीओ हो सकता है, चाहे वो सरकार का या फिर कुछ लोगों का संगठन हो सकता है। कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब, ये आप रूस के रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे, जब स्टालिन आया था तो स्टालिन ने क्या किया, एक जमीन के बड़े एरिया पे उसने बोला कि सभी भूभाग पे सरकार का आधिपत्य रहेगा। पूरी जमीन किसके अंडर में है? गवर्नमेंट के अंडर में है। फार्मर उस जमीन पे काम करेंगे और अपने अपने जितनी उनको जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन में से उनको दिया जाएगा। मतलब जमीन किसकी है? सरकार की। काम कौन कर रहा है? आम लोग कर रहे हैं। थोड़ा देख लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज डन by the farmer with economically and financially help of cooperative society। या तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा की जाती है, नहीं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसे देता है फार्मर्स को कि आप लीजिए पैसा और यहाँ पर खेती करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या होता है? कलेक्टिव फार्मिंग टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज डन बाय अ ग्रुप ऑफ फार्मर एंड सुपरवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स के द्वारा खेती की जाएगी, लेकिन उनको सुपरवाइज कौन करता है? सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प द फार्मर बाय प्रोवाइडिंग देम, उनको क्या देती है कोऑपरेटिव सोसाइटी? लोन दे देगी, टूल्स दे देगी, HYV सीड मिल जाएगा, इनको फर्टिलाइजर दे दिया जाएगा। यहाँ पर क्या होता है? कलेक्टिव फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर, फार्मर पूलिंग देयर ऑल रिसोर्सेज लाइक। अब देखो यहाँ पे फार्मर ही सभी सामान को लगाते हैं जाकर, लेकिन किसके अंडर में? गवर्नमेंट के अंडर में। यहाँ पे देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी आल्सो हेल्प द फार्मर इन सेलिंग। अब देखो जो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी? इनके सामानों को बेचने में इनकी मदद करेगी, प्रॉफिट पाने की मदद करेगी। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट, राज्य क्या करती है? एक प्राइस फिक्स कर देती है। जैसे कि आप गेहूं का उत्पादन करो, हम उसके बाद हम बोल देंगे कि इतने रुपए किलो हम गेहूं को खरीदेंगे। वर्किंग एरिया डेनमार्क में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, स्वीडन में, इटली में, ये बहुत अच्छा सिस्टम है ना। ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है ये। तो ये बेल्जियम जैसे देशों में, है ना, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड जैसे देशों में किया जाता है। और ये आपको देख लीजिए चाइना, वियतनाम, क्यूबा एक्सेट्रा, मोस्टली उस देश में, देखो कलेक्टिव फार्मिंग मोस्टली उस देश में किया जाएगा जिसकी विचारधारा सोशलिस्ट हो। तो चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, है ना। आप रशिया में इसका एग्जाम्पल डाल सकते हैं। खैर रशिया में अब नहीं होता है, स्टालिन था, व्लादिमीर लेनिन था, तब ऐसी चीजें होती थी।
माइनिंग क्या होता है, बड़ी आसान है, अर्थ से किसी भी रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर देना क्या कहलाता है, माइनिंग कहलाता है। जैसे ब्रॉन्ज एज में, आयरन एज में बहुत ज्यादा जो है अर्थ के नीचे दुनिया भर के जो रॉ मटेरियल, जो ओर्स वगैरह का निर्माण हुआ था, उसी को माइनिंग के मेथड से कई सारे फैक्टर्स का यूज करके, जैसे कि बम्बार्डिंग कर देना, कई सारे मशीनरी का यूज करके उनको जमीन के अंदर से बाहर निकाला जाता है। इसमें भी कई सारे फैक्टर काम करते हैं कि भैया उस क्षेत्र में डिपॉजिट है कि नहीं है। अगर मान लो मैं इस वाले रीजन में माइनिंग करना चाहता हूं, तो अगर मैं कह देता हूं कि यहाँ पे मुझे आयरन एक्सट्रैक्ट करना, आयरन निकालना है जमीन, तो नीचे तो डिपॉजिट भी तो होना चाहिए आयरन का, है ना। एक ये इकोनॉमिक फैक्टर कि उस देश को उसकी कितनी जरूरत है, क्या उस देश के पास माइनिंग करने का कैपिटल है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है, ये भी मायने रखता है ना। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है सरफेस माइनिंग और एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग में क्या होता है, जमीन के ऊपर से थोड़ी सी खुदाई करके निकाल लेना। लेकिन अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या होता है ना, कि पूरा एकदम एक ड्रिल बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको यहां से समझाता हूं, यहां से एक बार समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने जमीन की इतनी खुदाई कर दी, है ना, ये आपका जमीन है, ये ऊपर वाला आप खड़े हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे खुदाई कर दी, और आपका जो माइनिंग, आपका जो आयरन ओर कहाँ पे है, यहाँ पे डिपॉजिट है। हम इसके नीचे और खुदाई करेंगे और यहाँ से ले जाएंगे ड्रिल के माध्यम से, हाइड्रोलिक मशीन के माध्यम से ऊपर की ओर। ये काफी खतरनाक भी होता है, बंगाल वगैरह एरिया में ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना। ये बहुत ही डेंजरस भी होता है, काफी कॉस्टली भी होता है और रिस्की भी होता है ये अंडरग्राउंड माइनिंग। अब देखो, भारत में रिव्यू एनी 5 मेजर एडॉप्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारत ने क्या किया, अपनी एग्रीकल्चर सिस्टम को अच्छा किया, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, किसानों को लोन देने का सिस्टम अच्छा किया, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार भारत ने किया, कमर्शियलाइजेशन, लोगों को एक थोड़ा सा कमर्शियल, मतलब लोगों को अपने फसलों को बेचने के लिए भी काफी प्रोत्साहन मिली, हाई यील्डिंग वैरायटी HID सीड का निर्माण भारत ने भी किया है। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा इंटेंसिव प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उसके बाद जो कुछ खेतियां हैं, जैसे मेडिटेरेनियन वाला है ना, वो आपका इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि डेयरी फार्मिंग आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अंतर पढ़ लीजिएगा कि कमर्शियल फार्मिंग, लाइव स्टॉक, कमर्शियल लाइव स्टॉक क्या होता है और हर्डिंग मेथड क्या होता है। तो ये सारे आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर में भी आप देख लेंगे, बहुत इजी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, ये देखो कितना इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। इसमें से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? कॉफी, शुगर कैन, व्हीट, रबर। बहुत आसान है ना, व्हीट आपका नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपीरियंस। तो डेनमार्क, कहीं लिख लीजिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कहाँ रहा? डेनमार्क में रहा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसमें नीचे आप आएंगे, जैसे ही पढ़ेंगे इस साइड हो तो आपको डेनमार्क देखने को मिलेगा। अब देखिए, ग्रोइंग द फ्लावर, पौधे बोने को हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिस या फ्लावर याद रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज नॉट प्रैक्टिस। तो अमेजॉन बेसिन में कभी प्रैक्टिस नहीं किया गया था। अब देखो, तो ये सारा इजी है बेटा, अब आप इसको कर जाओगे, है ना। मैप वगैरह मैंने आपको सब बता दिया। तो यहाँ से आपका ये वाला भी चैप्टर खत्म होता है। तो आज हमने पढ़ा प्राइमरी एक्टिविटी और कल की क्लास में हम देखेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी, है ना। प्राइमरी एक्टिविटी समझ में आ गया, अर्थ से रिलेटेड जो भी उत्पादन हम जमीन से कर रहे हैं। प्राइमरी एक्टिविटी जो एकदम लोअर लेवल से, जो जिसका प्रथम, है ना, कि जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, वो आपका क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है, जहां से वो उपज रहा है, अभी जहां से वो पैदा हो रहा है, प्राइमरी एक्टिविटी, है ना। तो बस आपका चैप्टर खत्म। सेकेंडरी कल हम पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में हम इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद वाला चैप्टर टर्शियरी है, तो टर्शियरी में हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपका चैप्टर खत्म होता है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। घर में आप खुशियां मनाइए, परिवार के साथ प्यार बांटिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।